अब हम समझते हैं कॉरियलिस फोर्स। समझेंगे कि कॉरियलिस फोर्स क्या होता है, क्या वास्तव में ऐसा कोई फोर्स होता है या सिर्फ एक इल्यूजन है, और इसका क्या रोल होता है साइक्लोन डेवलपमेंट। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी फ्लैट है और ये मूव नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में अगर हम मान के चलें कि ये हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए मार्क कर दिया और यहाँ से हमने एक मिसाइल ड्रॉप करनी है यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेटर पॉइंट पर हमें एक मिसाइल ड्रॉप करनी है। तो हम सीधा सीधा मिसाइल को बोलेंगे कि भाई सीधे सीधे जाना और इस पॉइंट को जाके हिट कर देना। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी। ठीक, अब जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थ ऐसी नहीं है जैसी हमने इमेजिन की है। अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी ये स्फेरिकल है और ये रोटेट कर रही है। ये अगर रोटेट कर रही है, अब देखो अर्थ स्पेरिकल होने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है, मतलब ये सरकम डिस्टेंस है, ये बहुत कम हो जाता है। इवन नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ये जीरो हो जाता है। इक्वेटर जो सबसे बड़ा सर्कल बनाता है अर्थ का, ये हमारा इक्वेटर। ठीक, अगर हमने अर्थ को ट्रेवल करना है, अर्थ के चक्कर काटने हैं, अगर हम इक्वेटर से चक्कर काटते हैं तो हमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम यहाँ पर आर्कटिक सर्किल ले लें, ये हमारा आर्कटिक सर्किल है, इस आर्कटिक सर्किल पर खड़े होकर हम अर्थ का चक्कर लगाते हैं रोटेशन वाइज, तो हमें डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना पड़ेगा और नॉर्थ पोल पे ये जीरो हो जाएगा। अब जैसा कि हमें मालूम है जो हमारी अर्थ है ये रोटेट करती है, यानी पूरा रोटेशन लगाने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, उसे पूरा सर्कल कवर करने में 24 घंटे लगेंगे। सिमिलर तरीके से अगर कोई आर्कटिक सर्कल पर है, उसे पूरा चक्कर कवर करने में भी 24 घंटे ही लगेंगे। अर्थ एक साथ ही रोटेट करता है, चाहे आप इक्वेटर पर हैं या आर्कटिक सर्कल पर हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको 24 घंटे में वो दोबारा से वहीं घूमकर आना होता है। ठीक, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने बोला कि दोनों को ही 24 घंटे का ही समय लगेगा, तो यानी टाइम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेटर पर हमारी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम टाइम को कांस्टेंट रख पाएं। तो अगर आप इक्वेटर पर खड़े होकर सर्कल का चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा स्पीड लेकर चलना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि हमें पूरा सर्कल कवर करने में बहुत 24 घंटे का टाइम लगता है। वहीं पर अगर 1 घंटे की बात की जाए, तो 1 घंटे में हम 1670 किलोमीटर 1670 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, और ये हमारी स्पीड निकल कर आती है इक्वेटर पर खड़े होकर। भले ही आप इक्वेटर पर मूव ना करें, एक पैर पर खड़े हों, तब भी आप 1670 किलोमीटर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। बस इसी चीज को हम यहाँ पे लगा देते हैं। हमने बोला कि भाई मिसाइल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जानी चाहिए, ये सीधा सीधा पता आना चाहिए, लेकिन इक्वेटर मूव कर रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे अर्थ है ये कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। ठीक, तो हमारा जो इक्वेटर है ये भी वेस्ट से ईस्ट जाएगा, वेस्ट से ईस्ट जाएगा। अगर हमने टारगेट बी पॉइंट पर लगाया था और मान के चलो हमारी मिसाइल को यहां तक आने में 1 घंटे का समय लग गया, 1 घंटे का समय माना कि बहुत ज्यादा लग गया मिसाइल को, क्योंकि मिसाइल हमारी थोड़ी सुस्त थी, आलसी थी, तो खाना पीना खाकर आई थी, भूख लग रही थी। इमेजिन कर लेते हैं 1 घंटे का समय लग गया। तो जब तक ये बी पॉइंट पर आएगी, तब तक ये बी पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तब तक ये बी पॉइंट कहाँ होगा, आगे पहुंच जाएगा, और इसकी जगह पर कोई और नया पॉइंट आ जाएगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट हम सी पॉइंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा। तो हमारी मिसाइल कहाँ लैंड करेगी, हमारी मिसाइल लैंड करेगी सी पॉइंट पर। अब कहने को तो मिसाइल ने बिल्कुल स्ट्रेट पथ ही लिया था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स हम देखेंगे तो ये सी पॉइंट पर डिफ्लेक्ट कर गई, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। कितना डिफ्लेक्ट कर गई ये घंटे में, 1670 किलोमीटर ये डिफ्लेक्ट कर गई। अब ये डिफ्लेक्शन है, इसी को कहा जाता है कॉरियलिस फोर्स।
कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पथ से टुवर्ड द वेस्टर्न डायरेक्शन ड्यू टू कॉरियलिस फोर्स। अब इसी सिनेरियो को हम इमेजिन करते हैं इक्वेटर से। सपोज करो इक्वेटर से हमें कोई चीज ड्रॉप करनी है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डी पॉइंट और इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट। तो नियम हमारा ये कहता है कि ये हमारी मिसाइल बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन अभी हमने कॉरियलिस फोर्स पढ़ा था। कॉरियलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, जैसे इक्वेटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वैसे ही आर्कटिक सर्कल भी ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। आर्कटिक सर्कल भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहां एंड करना चाहिए, यहां लैंड करेगा जाके, ठीक है, ये कुछ यहां लैंड करना चाहिए। नियम हमारा ये कहता है, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो रिजल्ट हमें ये नहीं मिलता है। रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से मिलता है। सपोज कर लेते हैं इसे हम एफ पॉइंट बोल दें और इसे हम जी पॉइंट बोल दें। हमने ई के लिए भेजा था, ठीक है, कॉरियलिस फोर्स की वजह से इसे एफ पॉइंट पर पहुंचना था, लेकिन ये जी पर जा रहा है। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर मान के चलो ऐसा है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। एक फोर्स जो इक्वेटर की तरफ से लगता है, यानी कॉरियलिस फोर्स, तो वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में खींचता है। मिसाइल जो अपनी ताकत लगा रही है ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रही है। जब दो तरीके से ताकत लगती है, दो डायरेक्शन से ताकत लगती है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ईस्ट वाले भी खींच रहे हैं और इधर नॉर्थ वाले भी खींच रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। अब कितना नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, कितना ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या कितना नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर ये इक्वेटर वाला फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो ये बहुत हद तक कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। अगर नॉर्थ वाला फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्ट जरूर करेगा, या भले ही थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करे। अब समझते हैं हम, ये समझ में आ गया कि डी पॉइंट से जी पॉइंट पर हमारी मिसाइल क्यों लैंड कर रही है। अब ये सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया कि अगर हम ये इक्वेटर ले लें, ठीक है, और अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो हमारी जो एयर फ्लो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जाएगा अपने राइट डायरेक्शन में मूव करती हुई, ये टिल्ट कहाँ करेगी, राइट डायरेक्शन में मूव करती हुई, और जो हवाएं यहाँ पर हैं ये मूव करेंगी अपने राइट डायरेक्शन में। ये सिनेरियो कुछ ऐसे ही बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये अपने राइट में मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी अपने राइट में मूव कर रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई चीज इक्वेटर से आर्कटिक सर्कल पे जाएगी, आर्कटिक सर्कल से अपने इक्वेटर पर आएगी, तो अपने राइट साइड में वो मूव कर जाएगी। अब ये राइट साइड में मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज अपने राइट डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज फेरेल्स लॉ। अब जो कॉरियलिस फोर्स हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, वही कॉरियलिस फोर्स हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पर है, यहां से अगर हम मूव करते हैं इक्वेटर की तरफ, तो ये सी स्ट्रेट पथ ना लेते हुए ये मूव कर जाएगा अपने वेस्ट की तरफ। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया, अपने से लेफ्ट वाली डायरेक्शन में गया। अब आपको पता ही है कि इसको यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन इक्वेटर इतना आगे बढ़ गया। तो इतना समझ लो, अगर याद नहीं रहता है कौन राइट में जा रहा है कौन लेफ्ट में जा रहा है, तो इतना समझ लेना कि हर चीज वेस्ट में टिल्ट करेगी, हर चीज वेस्ट की तरफ ही भागेगी ड्यू टू रोटेशन। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो यहाँ है और इसे एंटार्क्टिक सर्कल पर आना है, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंटार्क्टिक सर्कल भी मूव कर रहा है। यहाँ पर समझ में आया, ये भी अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा।